देखिए नंबर 3, तीसरी घटना है स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। देखिए स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना कैसे है? सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से बना है, ये अपन जान चुके हैं। इन श्वेत प्रकाशों, ये 7 जो प्रकाश थे उनके अंदर से लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम था, लेकिन बैंगनी, नीले और आसमानी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन मैक्सिमम होता है। इसका मतलब जिस रंग का प्रकीर्णन हो रहा है वो प्रकाश क्या हो रहा है? बिखर रहा है, तो आकाश नीला प्रतीत हो रहा है। लेकिन इस आधार पर अगर अपन देखें तो आकाश को बैंगनी दिखाई देना चाहिए, परंतु सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग की मात्रा नीले रंग के मात्रा की अपेक्षा कम होती है, नीले रंग की मात्रा अधिक होती है। साथ के साथ मानव नेत्र बैंगनी रंग की अपेक्षा नीले रंग के प्रति अधिक सुग्राही होते हैं, तो मानव नेत्र की सुग्राहिता बैंगनी रंग की अपेक्षा नीले रंग के ज्यादा होने तथा नीले प्रकाश की मात्रा अधिक होने के कारण ही आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला दिखाई देता है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है, यदि आकाश में वायुमंडल नहीं होता, अगर वायुमंडल अनुपस्थित होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? इस स्थिति में प्रकाश के प्रकीर्णन की कोई घटना संभव नहीं होती, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल के कण नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में आकाश काला दिखाई देता। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला ही दिखाई देता है। तो देखिएगा, इसको भी नोट करते हैं, स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। सूर्य के प्रकाश, जिसे कि आप कह दें श्वेत प्रकाश, में बैंगनी रंग की अपेक्षा नीले रंग की मात्रा अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग की अपेक्षा नीले रंग की मात्रा अधिक होती है। साथ ही नीले रंग के प्रति मानव नेत्र की सुग्राहिता भी अधिक होती है। मानव नेत्र की सुग्राहिता भी क्या होती है? इसमें अधिक होती है। अब देखिए, अब प्रकीर्णन, इसका मतलब किसका अधिक हुआ? बैंगनी रंग का। और लाल रंग का तो एक तरह से क्या है? प्रकीर्णन नहीं के बराबर हो गया, तो वो तो एक तरह से वहां अवशोषित हो गया, तो आकाश कैसा दिखाई देगा? नीला। रेले के अनुसार लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम वे नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण
लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम व नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण तथा सूर्य के प्रकाश में नीले रंग की मात्रा अधिक होने से आकाश नीला दिखाई देता है। क्योंकि प्रकीर्णन किससे होगा? यहां वायुमंडल के कणों से। नोट लगा के अपने एक चीज लिख सकते हैं, यदि वायुमंडल अनुपस्थित होता, यदि वायुमंडल अनुपस्थित होता तो आकाश काला दिखाई देता। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला ही दिखाई देता है। तो ये अपन ने प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित 3 घटनाएं जान ली हैं। चौथी घटना और जान लेते हैं। वो घटना है बादलों का सफेद दिखाई देना। तो ध्यान रहे, आकाश के नीले दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। और प्रकाश के प्रकीर्णन में ही अपन ने क्या देखा कि वैसे कैसा दिखाई देना चाहिए था? बैंगनी, परंतु दिखाई कैसा देता है? ये नीला, क्योंकि नीले की मात्रा अधिक है। साथ ही मानव नेत्र नीले रंग के प्रति क्या है? अधिक सुग्राही है बैंगनी रंग की अपेक्षा। वैसे मानव नेत्र की सुग्राहिता सर्वाधिक होती है पीले रंग के लिए, लेकिन बैंगनी और नीले को कंपेयर करें तो नीले रंग के प्रति सुग्राहिता अधिक है। तो नंबर 4, बादलों का सफेद दिखाई देना, ये भी प्रकीर्णन पर आधारित है। देखिए, बादलों का सफेद दिखाई देना प्रकीर्णन पर आधारित कैसे हुआ? बादल जो है वो जल की बूंदों और धूल के कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में क्या होता है? ज्यादा। मैं फिर से बोल दूं, बादल धूल के कण और जल की बूंदों से मिलकर के बने होते हैं, जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में क्या है? ज्यादा है। और ज्यादा होने की वजह से इनसे प्रकीर्णन नहीं होता है, और इस घटना में सभी तरंगदैर्ध्य समान रूप से क्या होंगी? प्रकीर्णित होंगी। फलस्वरूप प्रेक्षक को बादल कैसे दिखाई देंगे? सफेद दिखाई देंगे। तो देखें, बादल जल की बूंदों वे धूल के कणों से मिलकर बने होते हैं। जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है।
फलस्वरूप प्रकाश का विकिरण नहीं होता है। इस स्थिति में सभी तरंगदैर्ध्य समान रूप से विकिरणित होती हैं और प्रेक्षक को बादल सफेद दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहां अपने पास प्रकाश के विकिरण वाला पॉइंट पूर्ण हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बातें अपन करते हैं। देखिए अब अपन इसमें बातें करते हैं प्रकाश की अन्य सभी घटनाएं जानने के पश्चात अब अपन इसमें पढ़ेंगे प्रकाशीय उपकरण, जो कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। प्रकाशीय उपकरण, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाशीय उपकरण, देखें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या प्रकाशीय उपकरण बहुत सारे हैं, जैसे कैमरा है, सूची छिद्र कैमरा है, लेकिन ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपने सिलेबस का जो पार्ट है अपन उन्हीं की चर्चाएं करेंगे। अपने सिलेबस के अंदर प्रकाशीय उपकरणों में 3 दिए हुए हैं। पहला है नंबर 1 सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। पहला है सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। नंबर 1 सूक्ष्मदर्शी। नंबर 2 है दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप। फिर इसके बाद तीसरा जो भाग है वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र में अपन जानेंगे मानव नेत्र की संरचना के साथ साथ उसमें समंजन क्षमता और नेत्र दोष, आई डिफेक्ट इसमें जानना है। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी है, इसके भी 2 प्रकार हैं, दोनों अपने कोर्स में दिए हुए हैं। नंबर ए है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसे ही कहते हैं आवर्धक लेंस। दूसरा है इसके अंदर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अथवा इसे ही कहा जाता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए प्रकाशीय उपकरण कौन कौन से पढ़ेंगे? सूक्ष्मदर्शी, फिर दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के 2 प्रकार हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जो दूरदर्शी है इसके भी टाइप्स अपने दिए हुए हैं, इसमें भी कौन कौन से हैं उनको भी जानते हैं। सेकंड जो पार्ट आप ले रहे हैं वो है दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप। दूरदर्शी में भी 2 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है अपवर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी। नंबर ए खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
जो अपने पास है खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी, और दूसरा जो प्रकार है नंबर बी वो है परावर्तक दूरदर्शी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब परावर्तक दूरदर्शी के भी प्रकार हैं, उसके भी एग्जाम्पल्स हैं। वो कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। नंबर B1 है इसका भाग, वो है कैसिग्रेनियन दूरदर्शी, यानी कि एक तरह का ये परावर्ती दूरदर्शी है। और दूसरा जो प्रकार है वो है न्यूट्रोनियन दूरदर्शी, न्यूट्रोनियन दूरदर्शी। तो देखिए मानव, ये अपने जान लिए। फिर मानव नेत्र की आप बातें करें, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और मानव नेत्र। मानव नेत्र में क्या क्या पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे? एक तो डिस्कस करेंगे नेत्र की संरचना, एक डिस्कस करेंगे नेत्र की समंजन क्षमता, एक डिस्कस अपन करेंगे समंजन क्षमता के साथ साथ नेत्र दोष, जो कि अपने कोर्स में 4 नेत्र दोष दिए गए हैं: दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। इनको अपन डिस्कस करेंगे। तो वापस देखें अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्या शुरू करें अपन पढ़ना? प्रकाशीय उपकरण। प्रकाशीय उपकरण 3 प्रकार के अपन ले रहे हैं, क्योंकि अपने कोर्स में 3 प्रकाशीय उपकरणों का जिक्र है, तो अपन इन 3 की ही बात कर रहे हैं। कैमरा है, इसका अपने कोर्स में कहीं जिक्र नहीं है, तो अपन इसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो कोर्स का पार्ट है उसे ही कवर करेंगे। तो प्रकाशीय उपकरण में पहला है सूक्ष्मदर्शी, दूसरा ले रहे हैं आप दूरदर्शी, तीसरा ले रहे हैं अपन मानव नेत्र। इसमें सूक्ष्मदर्शी भी 2 प्रकार के पढ़ेंगे अपन। एक पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, या उसी का दूसरा नाम है आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग लेंस, या इसे आवर्धक कांच भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। फिर अपन बातें करेंगे दूरदर्शी की। ये तो है सूक्ष्मदर्शी और यह है दूरदर्शी। संयुक्त दूरदर्शी 2 प्रकार के हैं, खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी, और एक है परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी के भी 2 दिए हुए हैं, कैसिग्रेनियन दूरदर्शी और न्यूट्रोनियन दूरदर्शी। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, कैसिग्रेनियन दूरदर्शी जो है वो एनसीईआरटी जो की जो बुक है, जो सीबीएसई वाली एनसीईआरटी सिलेबस की जो बुक है, उसमें कैसिग्रेनियन दूरदर्शी दिया हुआ है। जबकि अपनी जो राजस्थान बोर्ड की इन प्रेजेंट टाइम जो बुक है उसमें न्यूट्रोनियन दूरदर्शी दिया गया है। तो अपन जो जिक्र करेंगे वो न्यूट्रोनियन दूरदर्शी का ही करेंगे। जबकि ये न्यूट्रोनियन दूरदर्शी का क्वेश्चन इस साल 2020 में इसका बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। जो 13 मार्च को जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ था उसमें इस न्यूट्रोनियन दूरदर्शी यानी परावर्तक दूरदर्शी के बारे में पूछा जा चुका है। अगर आपसे परावर्तक दूरदर्शी की ही बात की जाए तो आपके सिलेबस में परावर्तक दूरदर्शी के नाम पर न्यूट्रोनियन दूरदर्शी है, तो अपन इसी की बात करेंगे। अगर एनसीईआरटी सिलेबस होता तो परावर्तक दूरदर्शी का उसमें मतलब होता कैसिग्रेनियन दूरदर्शी, लेकिन राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में है न्यूट्रोनियन दूरदर्शी। फिर बातें आती हैं मानव नेत्र की, तो इसको अपन इन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे: नेत्र की संरचना, नेत्र की समंजन क्षमता और नेत्र दोष एवं उनका निराकरण इन बिंदुओं की अपन इसमें चर्चाएं करेंगे। अब देखिए, ये प्रकाशीय उपकरण अपन ने शुरू किया है जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। तो अपन सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से बातें शुरू करें, लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि कुछ शब्द जो इसमें काम आएंगे जब अपन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे, जैसे दर्शन कोण क्या है, आवर्धन क्षमता क्या है। तो पहले अपन उनको पढ़ लें, उसके बाद फिर एक एक करके एक एक को डिटेल से अपन इसमें जानेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं जो काम आएंगी, जैसे दर्शन कोण, आवर्धन क्षमता। उसके पश्चात फिर इनमें से एक एक करके एक एक का अपन इसमें डिस्क्रिप्शन करेंगे।
अब देखिएगा, कंटेंट अपन जो शुरू कर रहे हैं वो है दर्शन कोण, या इसे ही कहा जाता है दृष्टिकोण। दर्शन कोण या दृष्टिकोण, या इसे कह सकते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल। दर्शन कोण होता क्या है? किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं? दर्शन कोण या दृष्टिकोण कहते हैं। दर्शन कोण या दृष्टिकोण क्या हुआ? किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण उस वस्तु के लिए क्या कहलाता है? दर्शन कोण। तो परिभाषा लिख लेते हैं, किसी वस्तु द्वारा आंख पर किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दृष्टिकोण या दर्शन कोण उस वस्तु का दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहते हैं। ध्यान रहे, इस दृष्टिकोण या दर्शन कोण का मान जितना छोटा होता है वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देती है, और जितना बड़ा होता है वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। तो देखिए, दर्शन कोण का मान छोटा होने पर वस्तु छोटी दिखाई देती है, एवं बड़ा होने पर बड़ी दिखाई देती है। तो देखिए, अपने क्या जाना कि दर्शन कोण का मान छोटा होने पर वस्तु छोटी दिखाई देती है, बड़ा होने पर बड़ी दिखाई देती है। कैसे? देखिए, ये एक कोई वस्तु ए बी है। अगर आप इस वस्तु को यहां से देख रहे हैं, यहां आपकी आई है, तो आप देखेंगे कि वस्तु आपको इस साइज में, यानी कि आंख पर जो इस वस्तु के कारण कोण बन रहा है वो कोण है अल्फा। ये इसका दर्शन कोण हो गया, क्योंकि मैंने परिभाषा लिखी है, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहते हैं। तो इस वस्तु का दृष्टिकोण क्या हो गया? अल्फा हो गया। इस अल्फा का मान अभी इतना है, यानी वस्तु इतनी बड़ी आपको दिखाई दे रही। अगर यही वस्तु यहां होती, सपोज करें आप, ये वस्तु यहां होती ए डैश बी डैश, तब जो आंख पर दर्शन कोण बनता वो दर्शन कोण मैंने मान लिया कि वो है बीटा। तो आप देखेंगे कोण बीटा का मान क्या है? ज्यादा है, यानी कि वस्तु इस स्थिति में कैसी दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। सिंपल सा एग्जांपल देखें, चंद्रमा बहुत बड़ा है, लेकिन अपन जब उसे पृथ्वी से देख रहे हैं तो चंद्रमा छोटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि चंद्रमा द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण क्या है? छोटा है, क्योंकि उसकी दूरी बहुत अधिक है। यानी वस्तु प्रेक्षक से अगर दूर है तो आंख पर बनने वाला दर्शन कोण छोटा होता है, और वस्तु प्रेक्षक की ओर उसके निकट है तो ऐसी स्थिति में दर्शन कोण क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये चीज भी अपन नोट कर लेते हैं। प्रेक्षक के या प्रेक्षक की वस्तु से
दूरी बढ़ने पर, प्रेक्षक की वस्तु से दूरी बढ़ने पर दर्शन कोण छोटा होता है। एवं, यानी मैंने क्या बताया, प्रेक्षक की वस्तु से दूरी बढ़ने पर दर्शन कोण छोटा होता है, एवं दूरी घटने पर दर्शन कोण बढ़ता है। यानी कि प्रेक्षक की और वस्तु की दूरी अगर कम होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर वस्तु बड़ी दिखाई देगी, और अगर दूरी ज्यादा होती है तो वस्तु छोटी दिखाई देती है। यही चीज अपन ने लिखी है। तो देखिए, दर्शन कोण या दृष्टिकोण है क्या? किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण का मान छोटा होने पर वस्तु छोटी दिखाई देती है एवं बड़ा होने पर बड़ी दिखाई देती है। फिर अपन ने इस चित्र से समझा कि अगर वस्तु यहाँ है, ये प्रेक्षक की आंख है, तो इस आंख से अगर इतनी दूरी है तो दर्शन कोण छोटा है, यानी वस्तु छोटी दिखाई दे रही है। और अगर यही वस्तु यहाँ है तो दर्शन कोण का मान क्या हो गया? बड़ा हो गया, यानी बीटा हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर वस्तु कैसी दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। फिर अपन ने ये बात भी लिख ली, प्रेक्षक की वस्तु से दूरी बढ़ने पर दर्शन कोण छोटा होता है एवं दूरी घटने पर दर्शन कोण बढ़ता है। इसका मतलब दूरी बढ़ने पर वस्तु छोटी प्रतीत होगी और दूरी घटने पर वस्तु बड़ी प्रतीत होगी। अतः प्रेक्षक की वस्तु से दूरी बढ़ने पर वस्तु छोटी प्रतीत होगी एवं दूरी घटने पर बड़ी प्रतीत होगी। ये अपन ने कॉन्सेप्ट जान लिया है कि दर्शन कोण या दृष्टिकोण क्या है। अब देखिए, अगर अपन किसी वस्तु को एक तो किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखें और एक बिना किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखें, तो प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखने पर जो दर्शन कोण बन रहा है बीटा, और बिना प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखेंगे तब आंख पर बनने वाला दर्शन कोण मान लिया मैंने अल्फा। तो इस बीटा और अल्फा का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को ही आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहते हैं। कोणीय आवर्धन क्यों? क्योंकि ये दो कोणों का क्या है? अनुपात बनता है। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा और अपन जान लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक प्रकाशीय उपकरण की चर्चाएं करेंगे। तो नेक्स्ट कंटेंट्स अपन जान रहे हैं, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन। मैग्नीफाइंग पावर। या कोणीय आवर्धन। देखिए, किसी भी प्रकाशीय उपकरण की आवर्धन क्षमता है क्या? लिख देते हैं प्रकाशीय उपकरण की प्रकाशीय उपकरण की आवर्धन
क्षमता या इसे ही कहा जाता है कोणीय आवर्धन। प्रकाशीय उपकरण की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, ये होता क्या है? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था। किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा या प्रकाशिक यंत्र द्वारा, किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण, किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशिक उपकरण के केवल आंख से देखने पर बनने वाले दर्शन कोण के अनुपात को ही उस प्रकाशीय उपकरण की या प्रकाशीय यंत्र की क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो देखिए क्या परिभाषा बनेगी। किसी प्रकाशीय उपकरण कह दें या यंत्र कह दें, किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण, किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण एवं बिना प्रकाशीय उपकरण के केवल आंख से देखने पर बनने वाले दर्शन कोण के अनुपात को उस प्रकाशीय उपकरण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो देखिएगा, प्रकाशीय उपकरण की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्या है? किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण, प्रकाशीय उपकरण द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण मैंने क्या मान लिया? बीटा है। एवं बिना प्रकाशीय उपकरण के केवल आंख से देखने पर बनने वाले दर्शन कोण, कहां बनेगा दर्शन कोण? आंख पर ही बनेगा। बनने वाले दर्शन कोण जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? अल्फा से, के अनुपात को उस प्रकाशीय उपकरण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अतः प्रकाशीय उपकरण की आवर्धन क्षमता, अगर मैं इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूं तो इस परिभाषा के अनुसार क्या सूत्र बन गया? m = बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा यहां पर क्या है देखिएगा, बीटा है प्रकाशीय यंत्र कह दो या उपकरण कह दो, प्रकाशीय यंत्र द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण अपॉन में अल्फा क्या है? बिना प्रकाशीय उपकरण के केवल आंख से देखने पर बनने वाला दर्शन कोण, बिना प्रकाशीय यंत्र के
यंत्र के केवल आंख से देखने पर बनने वाला दर्शन कोण। ये अपने पास सूत्र आ गया है कोणीय आवर्धन या किसी प्रकाशीय उपकरण की आवर्धन क्षमता का। देखिए ये कोणों का अनुपात है, इसलिए इसे क्या कहा गया, कोणीय आवर्धन कहा गया। ये कोणीय आवर्धन ही इस चीज को दर्शाएगा कि प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष कितना आवर्धित हुआ है। तो ये अपन ने प्रकाशीय उपकरण की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन का सूत्र जान लिया है। अब प्रकाशीय उपकरणों की चर्चाएं अपन करेंगे, जिसका चार्ट अपन बना चुके थे। उसमें आपने देखा था सबसे पहले अपन बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या है, निकट की सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देखना। तो इसमें सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी में पढ़ेंगे अपन सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप।